आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, हिंदी साहित्य के वस्तुनिष्ठ इतिहास अध्ययन श्रृंखला में हम लोग सरस्वती पांडे गोविंद पांडे जी की पुस्तक से करने वाले हैं आज की पाठचर्या में काल विभाजन और नामकरण से संबंधित वस्तुनिष्ठ अध्ययन। तो आज की पाठचर्या को हम लोग वहीं से प्रारंभ करेंगे जहां पर कल की पाठचर्या में लिया था विराम। पाठचर्या को प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करते हैं आज की इस पाठचर्या को और देखते हैं आज के अध्ययन बिंदु में काल विभाजन एवं नामकरण। हिंदी साहित्य का काल विभाजन एवं नामकरण में सबसे पहला काल विभाजन हम लोग जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन महोदय का देखते हैं। ग्रियर्सन महोदय ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 11 खंडों में विभक्त किया है, जिसमें पहला काल उन्होंने चारण काल नाम दिया, जिसका समय काल उन्होंने 700 से 1300 ईस्वी रखा। उसके बाद दूसरा 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण काल रखा। इसके बाद जैसी की प्रेम कविता, फिर ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, तो मुगल दरबार, तुलसीदास, रीति काव्य, तुलसीदास के अन्य परवर्ती, 18वीं शताब्दी, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान और महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। इस तरह से 11 खंड किए हैं उन्होंने। और हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन का पहला प्रयास ग्रियर्सन महोदय द्वारा किया गया, इसको आप जानते हैं। और उन्होंने हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को चारण काल से अभिहित किया है। ग्रियर्सन ने चारण काल के अंतर्गत 9 कवियों को रखा। काफी इंपॉर्टेंट तथ्य है। उन 9 कवियों में पुष्य कवि या पुण्य कवि हुमाण सिंह, केदार सिंह, कुमार पाल, अनन्य दास, चंद्रवरदाई, जग जोधराज और शारंग धर हैं। ग्रियर्सन ने अपने इतिहास में केवल प्रवृत्तिगत काल विभाजन किया था। ग्रियर्सन के कालों के नामकरण का एक कोई आधार नहीं है, ये डीमेरिट्स है ग्रियर्सन द्वारा किए गए काल विभाजन के। इसके बाद अगला प्रयास हम लोग देखते हैं मिस्र बंधुओं द्वारा। मिस्र बंधुओं ने हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन को 4 खंडों में किया। पहले खंड को उन्होंने प्रारंभिक काल, दूसरा माध्यमिक काल, तीसरा अलंकृत काल और चौथे को परिवर्तन काल नाम दिया है। प्रारंभिक काल को भी उन्होंने क्या किया है, 2 भागों में विभक्त किया है। प्रारंभिक काल को उन्होंने 2 भागों में, पूर्व प्रारंभिक काल और उत्तर आरंभिक काल। पूर्व प्रारंभिक काल की समय सीमा उन्होंने विक्रमी संवत 700 से 1343 ईस्वी रखी। वहीं उत्तर आरंभिक काल की समय सीमा 1344 से विक्रमी संवत 1444 तक रखी है। इसी तरह से उन्होंने माध्यमिक काल को भी 2 कालखंडों में, पूर्व माध्यमिक काल और प्रौढ़ माध्यमिक काल, 2 खंड किए, जिसमें विक्रमी संवत 1445 से 1560 विक्रमी संवत का समय काल उन्होंने पूर्व माध्यमिक काल के लिए, वहीं प्रौढ़ माध्यमिक काल के लिए 1561 से 1680 विक्रमी संवत रखा है। मिस्र बंधुओं द्वारा किया गया जो काल विभाजन अलंकृत काल, यह भी 2, इसके भी उन्होंने 2 भाग किए हैं। पहला पूर्वालंकृत काल, जिसको 1681 से 1790 विक्रमी संवत तक रखा। वहीं उत्तर अलंकृत काल का समय काल उन्होंने 1791 से 1889 विक्रमी संवत रखा है। इसके बाद परिवर्तन काल को उन्होंने 1890 से विक्रमी संवत 1924 तक। आगे बढ़ते हैं और इसके बाद हम लोग आगे पढ़ते हैं काल विभाजन का उन्होंने 5वां खंड वर्तमान काल रखा, जो विक्रमी संवत 1926 से जब तक इतिहास लिखा गया तब तक के लिए समय काल था उनका। इसके बाद आचार्य शुक्ल जी को देख लेते हैं। शुक्ल जी ने जो काल विभाजन किया है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अक्सर यहाँ से प्रश्न
बनते रहते हैं और इम्पोर्टेंट है साथियों। इन्होंने आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल, आदिकाल के नामकरण को उन्होंने वीरगाथा काल की भी संज्ञा दी है, जिसका विक्रमी संवत 1050 से विक्रमी संवत 1375 तक का समय काल मालूम है। वहीं भक्ति काल यानी पूर्व मध्यकाल का समय विक्रमी संवत 1375 से 1700 विक्रमी संवत तक माना, जबकि रीतकाल यानी उत्तर मध्यकाल को उन्होंने विक्रमी संवत 1700 से 1900 विक्रमी संवत तक माना है। वहीं आधुनिक काल की समय सीमा उन्होंने 1900 विक्रमी संवत से 1984 यानी गद्य काल का समय काल उन्होंने विक्रमी संवत 1900 से 1984 विक्रमी संवत तक माना है। आगे बढ़ते हैं और इसके बाद हम लोग कालखंड देखते हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी के अनुसार। रामकुमार वर्मा जी ने काल विभाजन जो किया उसको देख लेते हैं। रामकुमार वर्मा जी द्वारा किया गया काल विभाजन, पहले कालखंड को उन्होंने संधि काल नाम दिया है। क्या नाम दिया है? रामकुमार वर्मा जी ने संधि काल नाम दिया है और इसका समय काल वे विक्रमी संवत 750 से 1000 विक्रमी संवत मानते हैं, जबकि चारण काल की समय सीमा वे विक्रमी संवत 1000 से 1375 विक्रमी संवत तक मानते हैं। वहीं भक्ति काल को वे विक्रमी संवत 1375 से 1700 विक्रमी संवत तक मानते हैं। इसके बाद रीतिकाल की समय सीमा उन्होंने विक्रमी संवत 1700 से 1900 विक्रमी संवत तक माना है, जबकि आधुनिक काल की समय सीमा उन्होंने विक्रमी संवत 1900 से अब तक मानी। अगला काल विभाजन देखते हैं। अगला काल विभाजन गणपत चंद्र गुप्त जी के अनुसार, गणपत चंद्र गुप्त जी के अनुसार आदिकाल की समय सीमा उन्होंने पहला कालखंड आदिकाल रखा और 1184 से 1350 तक का माना। वहीं पूर्व मध्यकाल को उन्होंने सन 1350 से 1600 ईस्वी तक माना। वहीं उत्तर मध्यकाल को 1600 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक माना है और आधुनिक काल को 1857 से अब तक का समय काल माना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग और देख लेते हैं डॉक्टर नगेंद्र जी द्वारा संपादित जो ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास है उसके अनुसार काल विभाजन को। डॉक्टर नगेंद्र जी ने हिंदी साहित्य के काल विभाजन में पहला काल आदिकाल माना है, जिसका समय उन्होंने 7वीं सदी के मध्य से 14वीं सदी के मध्य तक माना है, यानी 7वीं सदी से 14वीं सदी तक का समय काल उन्होंने माना है आदिकाल के लिए। और भक्ति काल के लिए वे 14वीं सदी के मध्य से 15वीं सदी के मध्य तक का मानते हैं। 14वीं सदी के मध्य से 17वीं सदी के मध्य तक के समय काल को भक्ति काल का समय माना है। वहीं रीति काल को उन्होंने 17वीं सदी के मध्य से 19वीं सदी के मध्य तक मानते हैं और आधुनिक काल की समय सीमा 19वीं सदी के मध्य से अब तक का जो समय काल है उसको रखते हैं। आधुनिक काल को उन्होंने अलग अलग खंडों में विभक्त किया, जिसमें पुनर्जागरण काल यानी भारतेंदु काल 1857 से 1900 ईस्वी तक का समय है। दूसरा जागरण सुधार काल को यानी द्विवेदी काल को 1900 से 1918 तक ईस्वी तक मानते हैं और छायावाद काल यानी 1918 से 1938 तक का समय मानते हैं। इसके बाद छायावादोत्तर काल है और फिर छायावादोत्तर काल में वो दो खंड करते हैं, एक प्रगति प्रयोग काल का और दूसरा नवलेखन काल का। तो 1938 से 1953 तक का समय प्रगति प्रयोग काल के लिए रखा और 1953 से अब तक का समय नवलेखन काल के रूप में उन्होंने दर्शाया है। आगे बढ़ते हैं और इसके बाद हम लोग बच्चन सिंह द्वारा लिखे गए इतिहास को देख लेते हैं। तो बच्चन सिंह द्वारा लिखे गए इतिहास में
उन्होंने समय काल को काल विभाजन 4 खंडों में उन्होंने भी किया। पहले कालखंड को अपभ्रंश काल, दूसरे का भक्ति काल, तीसरे का रीत काल और चौथे का आधुनिक काल नाम दिया। आदिकाल के नामकरण के संदर्भ में कुछ चर्चा कर लेते हैं हम लोग। तो आदिकाल का जो नामकरण चारण काल नाम देने वाले कौन हैं? ग्रियर्सन महोदय। चारण काल नाम दिया है ग्रियर्सन महोदय का। वहीं मिश्र बंधुओं ने आदिकाल को प्रारंभिक काल कहा। आदिकाल को प्रारंभिक काल कहा। तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने बीज वपन काल नाम दिया आदिकाल को। आचार्य शुक्ल जी ने आदिकाल को वीर गाथा काल नाम दिया है। वहीं पंडित राहुल सांकृत्यायन जी ने सिद्ध सामंत काल कहा। वीर काल की संज्ञा दी है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। संधि एवं चारण काल की संज्ञा देते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी। और आदिकाल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं। आधार काल नाम देते हैं सुमन। आधार काल नाम दिया है मोहन अवस्थी और सुमन जी ने। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और रीत काल के नामकरण पर चर्चा कर लेते हैं। रीत काल को रीत काव्य की संज्ञा ग्रियर्सन महोदय ने दी। अलंकृत काल की संज्ञा मिश्र बंधुओं ने दी है। रीति काल उसे आचार्य शुक्ल जी ने कहा। श्रृंगार काल उसे आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा। वहीं कला काल रमाशंकर शुक्ल रसाल कहते हैं। यानी कि याद रखिएगा, रमाशंकर शुक्ल रसाल जी ने कला काल कहा, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल कहा। तो रीतिकाल को रीतिकाल कहते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को अलंकृत काल कहा। वहीं ग्रियर्सन महोदय ने रीति काव्य कहा। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं भाषा की दृष्टि से काल विभाजन को। तो उदय नारायण तिवारी, गोविंद त्रिगुणायत और महेंद्र नाथ दुबे ने भाषा की दृष्टि से काल विभाजन किया है, जिसमें पहला काल विभाजन पृष्ठभूमि या अवहट्ट काल है। दूसरा उन्मेष काल है, जिसमें भाषा ब्रज बोली, पुरानी ब्रज, कौरवी, खड़ी बोली और अवधि का काल। बाकी पूर्व भाग में ब्रज भाषा और अवधि काल है तथा उत्तर भाग में खड़ी बोली काल। साथियों, आगे पढ़ते हैं आदिकाल के संदर्भ में। आदिकाल आदिकाल के संदर्भ में आचार्य शुक्ल जी के कुछ प्रमुख कथनों को देख लेते हैं। शुक्ल जी कहते हैं कि प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। हिंदी साहित्य का आदिकाल विक्रमी संवत 1050 से लेकर के 1375 यानी महाराज भोज के समय से लेकर के हमीर देव के समय के कुछ पीछे तक माना जा सकता है। राज्य आश्रित कवि और चारण जिस प्रकार नीति श्रृंगार आदि के फुटकल दोहे राजसभाओं में सुनाया करते थे, उसी प्रकार अपने आश्रयदाताओं के पराक्रमपूर्ण चरितों या गाथाओं का वर्णन भी किया करते थे। यही परंपरा रासों के नाम से पाई जाती है, जिसे लक्ष्य करके इस काल को हमने वीर गाथा काल कहा है। यानी वे कारण स्पष्ट करते हैं कि हमने वीर गाथा काल नाम क्यों कहा। तो वो कहते हैं कि राज्य आश्रित कवि चारण जिस प्रकार नीति श्रृंगार आदि के फुटकल दोहे राजसभाओं में सुनाया करते थे, उसी प्रकार अपने आश्रयदाताओं के पराक्रमपूर्ण चरितों और गाथाओं का वर्णन भी किया करते थे। यही प्रबंध परंपरा रासों के नाम से पाई जाती है, जिसे लक्ष्य करके इस काल को उन्होंने वीर गाथा काल कहा है। आगे बढ़ते हैं और आगे लिखते हैं शुक्ल जी आदिकाल के संदर्भ में। अपभ्रंश नाम पहले बल्भी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता। यानी अपभ्रंश नाम सबसे पहले कहां पर मिलता है? बल्भी के राजा
धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है, जिसमें उसने अपने पिता गुहसेन, जिनका समय काल विक्रमी संवत 650 के पहले का था, को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा है। सिद्धों की उद्गृत रचनाओं की भाषा देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी की काव्य भाषा है। शुक्ल जी का लिखते हैं आगे पुरानी हिंदी के संदर्भ में कि पुरानी हिंदी की व्यापक काव्य भाषा का ढांचा सौर सेनी प्रसूत अपभ्रंश अर्थात ब्रज और खड़ी बोली यानी पश्चिमी हिंदी का था। पुरानी हिंदी का जो स्ट्रक्चर है वह किससे, सौर सेनी और ब्रज तथा खड़ी बोली का मिश्रण था। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी, और यह कथन भी विद्यापति के संदर्भ में आचार्य शुक्ल जी का। पढ़ते हैं आगे और कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियों पर चर्चा कर लेते हैं। तो देवसेन के श्रावकाचार्य की पंक्ति है कि जो जिण सासन भाष्यो सो भय कहियण सार, जो पालई सही भाव करी सो सरि पावं पार। वहीं सराहपा की चर्चित पंक्ति अक्सर पूछी जाती है, पंडित सल सत बखाणे देहई रुद्ध बसंत न जाने, अमड़ा तेन विखणई खंडे तो वि लिज्जय भड़ई हो पंडिये। सराहपा की पंक्ति है कि जहि मन पवन न संचरई, रवि शशि नाही पवेश, कहि वत चित्त विश्राम करो करहि कहीं उवेश। सरापा की पंक्ति है कि घोर अंधारे चंदमणि जिमि उज्जो करे, परम महाशुभ ए सुकणे दुरीय अशेख हरे। लुइपा की पंक्ति है कि का आ तरुवर पंच बिडाल। लुइपा की पंक्ति है, लुइपा की पंक्ति है कि भाव न होई अभावण जान जाई। विरूपा की पंक्ति है कि सहजे थर करी वारुणी साध। कणापा की पंक्ति है कि एक कण की जय मंत्रण तंत्र। कणापा की पंक्ति है कि हाली डोंबी तो पूछमी सद्भावे, सतगुरु पाए पये जाइब पुणु जिणुरा। और हेमचंद की काफी चर्चित पंक्ति है कि भला हुआ जो मारिया पिय संगम कौ नींदड़ी। यह भी हेमचंद की पंक्ति है। डोंबिपा की पंक्ति है कि गंगा जमुना माझे बहई रे नाय। वहीं कड़ापा की पंक्ति है कि नगर बाहिरे डोंबी तोहरी कुंडिया छई, अछोई जाई सो बाह नाड़िया। कड़ापा की पंक्ति है। कड़ापा की पंक्ति है कि जिमी लोण विलिजय पाणिये हितिमी धरणी लई। विद्यापति की पंक्तियां हैं कि देशिल बहना सब जन मिठा, ए तैसन जमपाओ अवहट्टा, हिंदू बोले दूर ही निकार, छोटे तरुका भव की मार। विद्यापति की कीर्तलता से अवतरित यह पंक्ति है। वहीं मनहु कला सभान कला 1600 बन्नी, विगसी कमल सिंह भ्रमर बेनु खंजन मृग लुट्टी। पृथ्वीराज रासो की पंक्ति है। पृथ्वीराज रासो से है कि बज्जिए घोर निशान रान चौहान चहौ दिस,
उट्टिराज पृथ्वीराज बाग मनो लग वीर नट। अगली पंक्ति है कि 12 बरिस लें कुकुर जिए और 13 लौ जिए शियार, बरिस 18 छत्री जिए आगे जीवन को धिक्कार। जगनी की पंक्ति है। अमीर खुसरो की पंक्तियां हैं कि एक थाल मोती से भरा या एक नार ने अचरज किया। अमीर खुसरो की पंक्ति है। गोरी सोवै सेज पर मुख पर डारे केस। अमीर खुसरो की पंक्ति है। मोरा जौवना नवेलरा भयो है गुलाल। अमीर खुसरो की पंक्ति है। अमीर खुसरो की पंक्ति है कि जे हाल मिसकी मुकुंद तगा फुल दुराय नैना बनाए बतिया। और विद्यापति की पदावली से पंक्ति है कि सरस वसंत समय भल पावली, कली कहल पिय साँझ हिरे जाइब मई मारू देश। विद्यापति की पंक्ति पदावली से अवतरित। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। प्राकृताभाष हिंदी। प्राकृताभाष हिंदी का तात्पर्य है कि प्राकृत की रूढ़ियों में बहुत कुछ बद्ध हिंदी। विद्यापति ने दो प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है, पुरानी अपभ्रंश का और बोलचाल की देशी भाषा का। गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता है। दोहा या दुहा कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है। और भरत मुनि विक्रमी संवत तीसरी विक्रमी संवत में लिखते नाट्य शास्त्र में उन्होंने अपभ्रंश नाम न देकर के उसे लोक भाषा या देश भाषा कहा है। अपभ्रंश या प्राकृताभाष हिंदी की रचना विक्रम की 7वीं शताब्दी में होने लगा था। इसके बाद काफी इंपॉर्टेंट तथ्य पर चर्चा करने जा रहे हैं कि 84 सिद्धों को देख लेते हैं। तो लुइपा कायस्थ थे, लीलापा, विरूपा, इसके बाद डोम्बिपा। डोम्बिपा क्षत्रिय थे। डोम्बिपा क्षत्रिय थे। सबरपा यह भी क्षत्रिय थे। सराहपा ब्राह्मण थे। कंकालिपा शूद्र थे। मीनपा मछुआ थे। गोरक्षपा फिर चौरंगीपा ये राजकुमार थे। मीणापा राजकुमार थे। शांतिपा ब्राह्मण थे। तंतिपा तंतवा थे। चमरीपा चर्मकार थे। खड्गपा शूद्र थे। नागार्जुन ब्राह्मण थे। कणापा कायस्थ थे। कर्णविपा फिर हगनपा शूद्र थे। नारोपा ब्राह्मण थे। चालीपा शूद्र थे। इल्लोपा ब्राह्मण थे। छत्रपा शूद्र थे। भद्रपा ब्राह्मण थे। दोखंदीपा अजोगिपा कालपा धोम्बिपा धोम्बिपा ये धोबी थे। कंकड़पा राजकुमार थे। कंकड़पा राजकुमार थे। कमरिपा डेंगिपा ब्राह्मण थे। भदेपा कंधेपा कुकुरीपा कुचिपा धर्मपा ये ब्राह्मण थे। कुचिपा शूद्र थे। महिपा ये शूद्र थे। अचिंतपा लकड़हारा थे। भलापा छत्री थे। नलिनपा और भूषिकीपा ये राजकुमार थे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इंद्रभूत राजा थे। मेकोपा वणिक थे। कुठालिपा कमरिपा लोहार थे। जालंधरपा ब्राह्मण थे। राहुलपा शूद्र थे। मेदनिपा धरवरिपा धोकरिपा पंजकपा ये ब्राह्मण थे। धोकरिपा शूद्र थे। घंटापा क्षत्रिय थे। जोगीपा डोम थे। केकुलपा शूद्र थे। गुंडरीपा कीड़ेमार थे। लुचिकपा ब्राह्मण थे। निर्गुणपा शूद्र थे। जयांत ब्राह्मण थे। चरपटिपा कहार थे। चंपकपा इसके बाद विखनपा शूद्र थे। भलीपा कृष्ण मणिक थे। कुमरिपा चमरीपा मणिभद्रा काफी इंपॉर्टेंट तथ्य है यहाँ पर, इसको याद रखिएगा। मणिपा ये मणिभद्रा जो है योगिनी है, याद रखिएगा। मणिभद्रा
योगिनी है 84 सिद्धों में। और इसके बाद यह गृहदासी थी। इसके बाद दूसरी योगिनी मेखल्पा, जो कि गृहपति कन्या थी, ये भी योगिनी है। और कनप लापा, ये भी योगिनी है। और कनक लापा, ये शूद्र थी। इसके बाद कलकल्पा शूद्र थे। तीन योगिनियां आप याद रखिएगा इसमें, मणिभद्रा को, कनपलापा को और मेखलापा को। इसके बाद कंतालिपा दर्जी थे, धौलिपा शूद्र थे, उदलिपा वैश्य थे, कपालपा शूद्र थे और किलपा राजकुमार थे, सागरपा राजा थे, सर्वभक्षपा शूद्र थे, नागबोधिपा ब्राह्मण थे और दरिकपा राजा थे। दरिकपा राजा थे, पुतलिपा शूद्र थे, पनहपा चमार थे और कोकारिपा राजकुमार थे, अनंगपा शूद्र थे, लक्ष्मी करा, ये चौथी योगिनी आपकी हैं, ये राजकुमारी थी। तीन यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ लिया था, चौथी लक्ष्मी करा। इसके बाद समुदपा और भलिपा, ये ब्राह्मण थे। याद रखिएगा 84 सिद्धों में जो 4 योगिनियां हैं, इनके नाम आप लोग याद कर लीजिएगा। कौन कौन से? मणिभद्रा, मेखलापा और कनकलापा। देखिए, मणिभद्रा, मणिभद्रा को याद रखिएगा, फिर मेघलापा, मेखलापा को, और कनपलापा को, इसके बाद लक्ष्मी करा। ये 4 योगिनी हैं 84 सिद्धों में। इसके बाद सिद्धों में सबसे पुराने सरह या सरोज वज्र हैं, इन्हें सरोज वज्र या सरहपाद कहा जाता है। महासुखवाद का प्रवर्तन ब्रजयान शाखा में होता है। महासुख का अर्थ होता है आनंद स्वरूप, ईश्वरत्व, प्रज्ञा और उपाय के योग से इस महासुख दशा की प्राप्ति मानी गई है। गोरखनाथ का नाथ पंथ मूल रूप से ब्रजयान शाखा का ही एक रूप है। गोरखनाथ ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया। ब्रज यानी सिद्धों की लीला क्षेत्र, ब्रज यानी सिद्धों का जो लीला क्षेत्र था वो भारत का पूर्वी भाग था। गोरख ने अपने ग्रंथ का प्रचार देश के पश्चिमी भागों में, विशेषकर राजपूताने और पंजाब में किया। नाथों की संख्या 9 मानी गई है। इन्हें नवनाथ भी कहा जाता है। गोरख सिद्धांत संग्रह में इनका जो क्रम है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो नागार्जुन, जड़ भरत, हरिश्चंद्र और सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपटनाथ, जलंधर और मलयार्जुन। जड़ भरत हम लोगों ने काउंट करने में छोड़ दिया था, बात की बात, ठीक है। नागार्जुन 1, जड़ भरत 2, हरिश्चंद्र 3, सत्यनाथ 4, भीमनाथ 5, गोरक्षनाथ 6, चरपट 7, जलंधर 8 और मलयार्जुन 9। इसके बाद साथियों अपभ्रंश साहित्य। अपभ्रंश साहित्य पर हम लोग आज चर्चा नहीं करेंगे, अगली पाठचर्या में करेंगे। आज की इस पाठचर्या में लेंगे यहीं पर विराम। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए तकनीक, नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। ये लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।